इसमें चैप्टर तुम्हारा चलेगा आज, वो हो चुका था अपना ग्रेविटेशन। ठीक है, 2 सेकंड रुकना, मैं एक बार सेटिंग कर लूं। कहाँ गया रे? चलो, इसमें आता है सबसे पहले बेटा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मास बेटा एक का m1 है, दूसरे का मास m2 है। इन दोनों के बीच जो फोर्स लगती है दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, और न्यूटन ने कहा था कि ये ग्रेविटेशन फोर्स जो होगी वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने यहाँ से बोला कि फोर्स इज इक्वल टू होगी जी m1 m2 डिवाइड बाय बेटा आर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻ आती है -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के। तो ये जो फोर्स आती है ये फोर्स कैसी होगी? पहली बात तो ये अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसका मतलब डायरेक्शन वाइज हम अट्रैक्टिव फोर्स को कैसे दिखाते हैं? नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। ये एक साइन कन्वेंशन का रूल है कि अट्रैक्टिव फोर्स को ऑलवेज आप किससे दिखाते हो? नेगेटिव साइन से दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ हम कहते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स इसके बीच में ये है, और ये कैसी फोर्स है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसमें अगर हम बात को चेंज करेंगे तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। सेकंड, इसमें हमेशा एनर्जी और मोमेंटम जो होगा वो बेटा कंजर्व रहेगा। इसमें हम दोनों ला लगा सकते हैं जो अब तक हमने किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स का मतलब जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो कनेक्टिंग लाइन होगी, जो शॉर्टेस्ट होगी, उसी डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। जैसे मेरे पास 3 माचिस हैं, तो ए और बी के बीच जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ए और सी के बीच जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये या ये हो सकती है, और इसी तरह बी और सी के बीच की डायरेक्शन या तो ये और या फिर अपोजिट डायरेक्शन। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है। इसमें हम निकालते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू ए शेल की वजह से। तो ड्यू टू ए शेल जो इसकी वैल्यू आती है वो वैल्यू पड़ती है आउटसाइड ईजी जो होगा, यानी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी फोर्स जो होगा वो होगा जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थी वैसे ही यहाँ आई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार ई से भी कर देते हैं। ये होता है फोर्स पर यूनिट मास के। तो एक मास हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद अगर ऑन द सरफेस अगर ये है, ठीक है, तो ऑन द सरफेस इस ई की वैल्यू आती है जीएम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ आर ग्रेटर देन आर के हैं, यानी जो आउटसाइड है, और ये रेडियस के बराबर ही है, जो शेल का रेडियस होगा। अगर हम बात करें इनसाइड शेल की, तो इनसाइड द शेल जो इसकी वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ बनाते हो तो क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए नेगेटिव से शुरू होगा, इस साइड से यहां तक इसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस के बाहर की तरफ है, आउटसाइड है तो 0 है। जब आप एट पॉइंट आते हो तो ये कांस्टेंट हो जाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, लेकिन आर कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट है। इसके बाद बाहर की तरफ ये इस तरह फॉलो करेगा, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r² के हुआ। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स है, अट्रैक्टिव है, इसलिए नेगेटिव साइड लिया है। ठीक है, अगर हमारे पास ये एक सॉलिड स्फीयर होता है, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें आउटसाइड जो वैल्यू होती है वो सेम रहेगी, ईजी की वैल्यू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह ऑन द सरफेस की अगर बात करो तो ये सेम ही है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर के। और अगर मैं इनसाइड में आ जाऊं, ठीक है, इनसाइड में आते हैं तो इनसाइड में ये रेडियस के पर ही करती है बेटा ईजी की वैल्यू जीएम अपॉन आर क्यूब के। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं जीएम आर ये के। तो यहाँ इसका ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा? ये पहले तो बेटा करेगी इंक्रीज, क्योंकि यहाँ ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के है। पहले तो ये करते हैं इंक्रीज, उस पॉइंट पे कांस्टेंट है, फिर ये वैल्यू डिक्रीज करनी शुरू कर देती है। तो ये आर के है, यहाँ इसकी सरफेस पे वैल्यू कांस्टेंट है, और बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस है। ये सेम रिलेशन आप इलेक्ट्रिसिटी में भी करोगे, जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हो वहां भी यही है। ठीक है,
अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हमने कहा था बेटा जी, छोटा जी बड़ा जी, तो वो था, वो जी जो था वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो आप मीडियम कैसा भी रखो उससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे आप सन के ऊपर हो, चाहे अर्थ के ऊपर हो, चाहे कहीं भी हो वाटर में, वो जी चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक है, उसको हमने मिल्किंसन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन तुम्हें दिया होगा, उससे इसकी वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो यही है वो इसी एक्सपेरिमेंट से मिलेगी। इसमें ऑयल ड्रॉप को गिराया जाता है, कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, इसकी वैल्यू निकलती है। उसके बाद ये जो जी है इसकी वैल्यू निकलती है बेटा जीएम अपॉन आर स्क्वायर से। और अगर किसी हाइट पे अगर ये है तो ये हाइट की वजह से वेरी होगी, जिसका फार्मूला हो जाएगा बेटा जीएम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर के। इसी को अगर मैं वेरी वेरी लार्ज हाइट के लिए रखूंगा जिसमें ये वेरी वेरी स्मॉल टू आर होगा, तो ये हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं जी एच इज इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर के। वही है, अगर 5% से लेस है तो हम ये जो वेरिएशन होगा 5% से लेस है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, अगर ज्यादा वेरिएशन है तो हमें यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, डेप्थ की वजह से जो रिलेशन आता है ये तो हाइट की वजह से है। अगर डेप्थ की वजह से फार्मूला करें यानी हम सरफेस के अंदर की तरफ आए, ठीक है, तो ये जो डेप्थ की वजह से निकलता है जी डी जो आएगा वो हो जाएगा बेटा जी एम 1 - d/r के। तो ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये अपना सेम चलना है। तो इसके हिसाब से डेप्थ में ये रहेगा। अगर हम बात करें बेटा रोटेशन की, तो रोटेशन की वजह से जो वैल्यू आती है वो आती है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - ω² इंटू को स्क्र लेमडा के। ठीक है, लेमडा क्या है, लेमडा है लेटीट्यूड का एंगल। तो लेटीट्यूड का एंगल हमारे पास दो लेटीट्यूड होते हैं, एक होता है पोल और दूसरा होता है बेटा इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर पे जो ये लेटीट्यूड एंगल है उसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री, और अगर हम पोल की बात करें तो ये 90 डिग्री है। पोल को सीधा याद रखो, इलेक्ट्रिक पोल से सीधे खड़े होते हैं ना ग्राउंड के, तो पोल का मतलब एंगल 90 डिग्री है और इक्वेटर का मतलब एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो इससे वैल्यू निकलती है। तो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से वेरी करता है। और एक चीज का ध्यान रखना बेटा, इसमें अगर हम लेमडा की वैल्यू 90 पुट करें तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब जी जो पोल पे है वो ग्रेटर है जी एज कंपेयर टू इक्वेटर के। ठीक है ना, जैसे अर्थ की शेप के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ये पोलर लाइन है। तो क्योंकि जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर के वेरी करता है, तो इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, इसका मतलब जी उस पर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन इन दोनों के बीच में है। तो अगर मुझे वेटलेसनेस की कंडीशन निकालनी है, यानी किसी एक पॉइंट पे वेटलेस हो चुका है, वेटलेसनेस आ चुकी है, तो वेटलेसनेस की जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि जो ओमेगा आएगा वो आएगा बेटा 1/cos लेमडा अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ के। इससे हम ओमेगा निकाल सकते हैं। तो ये ओमेगा अर्थ के लिए निकल के आती है 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड के। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओमेगा जो हमने अर्थ के लिए कैलकुलेट किए वो आगे अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग वेरी करता है, उस हिसाब से ये वेरी करेगा। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से ये आएगा। अब इसमें आता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा उसमें हम कहते हैं कि अगर एक मास है उसको हमें इन्फिनिटी डिस्टेंस से किसी एक पॉइंट पे लाना है ए पे, जैसे एक मास हमने रखा इन्फिनिटी से किसी दूसरे मास को मूव कर रहे हैं, तो ये जो पोटेंशियल आता है वो आता है -gm डिवाइडेड बाय आर के। ठीक है, वो उस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल आ जाएगा। तो अलग अलग कंडीशन है, जैसे स्फेरिकल शेल के लिए अगर करें तो स्फेरिकल शेल में, शेल का मतलब जो अंदर से होलो है, तो स्फेरिकल शेल में इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि इसमें पोटेंशियल इंटेंसिटी जो थी वो तो 0 थी, आई तो इसमें इनसाइड में 0 होता है, पर ये जो बी है वो 0 नहीं होगा। तो ये इस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसके लिए, यहाँ वैल्यू इसकी कांस्टेंट है gm/r, तो आउटसाइड आओ इनसाइड में रहो या सरफेस पे रहो, बात एक ही है। ठीक है, जब बाहर जाओगे तो उसके हिसाब से v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस चलने लग जाएगा। अगर हम बात करें इसके लिए स्फीयर की,
तो स्फीयर में हमारा कुछ ऐसा डायग्राम निकल के आता है जिसमें इस पॉइंट तक तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ ये इस तरह से वेरी करेगा और उसके बाद ये इस तरह से वेरी करने लग जाता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू है GM/R नेगेटिव साइन में, और यहाँ इसकी वैल्यू है 3/2 GM/R। तो इन साइड में वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और बाहर ये इसी तरह इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R के वेरी करेगा। तो अलग अलग कंडीशन में इस तरह से हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसमें हम निकालते हैं पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। जैसे एक रिंग है, इसके ऊपर मास m डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसी एक पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना हो तो ये पोटेंशियल निकल के आता है GM अपॉन में R² प्लस x² के। तो R जो होगा वो रिंग का रेडियस है, x वो डिस्टेंस है जिस पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी सैटेलाइट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आप इसके लॉस करेंगे। इसमें छोटा सा चैप्टर है ये, तो मेन पॉइंट डिस्कस हुए हैं, डिटेल नहीं हुआ ये। इसमें हमारे पास आता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बेटा? एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिसके साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए या किसी जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को हम मूव करें जिससे वो क्या हो जाए, उस प्लेनेट के ग्रेविटेशन फील्ड से रिमूव हो जाए। जैसे हमें अर्थ से बाहर मून पे कोई सैटेलाइट भेजना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर करना पड़ेगा। फिर वो जाके मून के ग्रेविटेशन फील्ड में ट्रैप होगा और वहां से फिर वो एग्जिट करेगा। जो चंद्रयान मिशन था वो सारा एस्केप वेलोसिटी के ऊपर ही था, लेकिन इंडिया ने टाइम लिया, कॉस्ट को कम कर दिया, ठीक है। नासा ने वही दे दा बिना फ्यूल डाल, मतलब फ्यूल डाल के, हाई कैपेसिटी का फ्यूल है क्योंकि उन इंजन की कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो फिर बजट उनका बढ़ गया, लेकिन टाइम को उन्होंने बचा लिया, ठीक है। तो यहाँ इसकी एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है बेटा √2 GM अपॉन में R, और जो हमारा रिलेशन है G = GM/R² से, उससे हम इसको √2GR भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू रख दो GM की, तो ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ऑर्बिटल की ज्यादा होनी चाहिए कि एस्केप की ज्यादा होनी चाहिए? एस्केप। एस्केप की वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा होगी। तो ऑर्बिटल को अगर हम किसी ऑर्बिट में सेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है GM, जिस भी हाइट पे सेट किया वो R+H हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि H हाइट 0 है तो ऑर्बिटल किसके बराबर हो जाएगी, GM/R के। तो ये बराबर होगी बेटा √G/R के। तो इन दोनों का जो रेशियो है, यानी वेलोसिटी ऑफ एस्केप इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी की होती है। तो एक अगर हमें दे रखी है तो दूसरी हम इजीली उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से हम कहते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा, जैसे हम अर्थ के लिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के। तो इसको फाइनली सोल्व करके जब आते हैं तो ये आता है 2π, वेलोसिटी की वैल्यू जो ऊपर रखी है वो रख देते हैं, ये हो जाएगी R⁻³ डिवाइडेड बाय √GM के, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेडियस की पावर 3/2 के है, या फिर मैं कह सकता हूँ टाइम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेडियस के क्यूब के है। इसी को हम केपलर का कौन सा लॉ कहते हैं? केपलर का आता है बेटा ये थर्ड लॉ, ठीक है ना। तो थर्ड लॉ में जो टर्में मिसिंग थी वो मिसिंग टर्में इस फार्मूले से अपने पास निकल के आई। अभी केपलर्स लॉ भी पढ़ेंगे, तो यहाँ इस कंडीशन के हिसाब से केपलर लॉ बना है। अब इसमें आती है एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट में हम वेरियस तरह की एनर्जी जो होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो सैटेलाइट में हमारे पास सबसे पहले आती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है बेटा -GM डिवाइडेड बाय R के, ठीक है। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है GM डिवाइडेड बाय 2R के, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, दोनों का सम हो जाएगी। तो ये -1 है और ये +1/2 है, तो फाइनली आए GMM अपॉन में 2R के। नेगेटिव एनर्जी क्या बता रही है कि वो बाइंड हुआ है, सैटेलाइट इज बाइंड टू द अर्थ, यानी बाउंड हो चुका है वो,
ठीक है ना। तो इसके केस में एक एनर्जी निकलती है जो है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, हम सैटेलाइट को इतनी एनर्जी दे दें कि वो अपनी ऑर्बिट से बाहर हो जाए। कितनी दें, जितनी इसकी नेगेटिव उतनी दे दें। जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में भी आपने ये चीज पढ़ी थी बोर मॉडल में, कि बाइंडिंग एनर्जी, जितनी एनर्जी आप अगर बाहर से दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप ऑर्बिट से बाहर हो जाएगा। तो इसी तरह इस बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो इसी वैल्यू का नेगेटिव साइन लगा के ई, या फिर हम कह सकते हैं GMM डिवाइडेड बाय आर के बराबर होगी। ठीक है ना, सॉरी 2r के हो जाएगी। तो ये हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें एक छोटे से केपलर लॉ है वो मैं बता देता हूँ, वो देखो बस। उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। केपलर्स लॉ मैंने टच किया है, पहले बता दूं, ज्यादा डिटेल में नहीं गए आपा, क्योंकि डिटेल में जाने के लिए चैप्टर को कम से कम 1 वीक चाहिए। तो इतने डिटेल नहीं है, सिर्फ अपन टच लेके चल रहे हैं। ठीक है, इतना कि हम अटेम्प्ट कर सके क्वेश्चंस को। इसमें हमारा सबसे पहला लॉ आता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को हम दूसरा नाम भी देते हैं बेटा लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, इस लॉ के हिसाब से हम कहते हैं क्या, कि अगर ये सन है और ये एक इलिप्स है, तो सन की जो लोकेशन है वो किस पे है बेटा, सन है इसकी फोकाई पे। ठीक है, और किसी भी एक फोकाई पे हो सकते हैं, क्योंकि इलिप्स की 2 फोकाई होती है, दोनों साइड होता है एक्स एक्सिस माइनस एक्सिस के। ये इसको क्या बोलते हैं, सेंटर को, इलिप्स के सेंटर को क्या नाम कहा जाता है, इलिप्स के सेंटर को क्या कहा जाता है, अभी मैथ वालों बताओ। सेंटर ही होता है, वर्टेक्स नहीं होता है, वर्टेक्स का होता है। वर्टेक्स तो A0 होता है। अच्छा A0 होता है, वो तो सी हो गया, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होते हैं। ठीक है, चलो फिर। तो यहाँ हमारे पास जो कोई भी प्लेनेट है जैसे अर्थ है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है इसके अराउंड। तो फर्स्ट लॉ ने हमें ये क्या बताया, केपलर क्या था, केपलर जो था वो कई साइंटिस्ट के अजम्पशन के बेसिस पर, यानी पहले बना टेलीस्कोप जो गैलीलियो ने बनाया, उसके बाद टाइको ब्राया जिसने उसके बेसिस पर कुछ टेबल फॉर्मुलेशन करके 2 कमरे भर के डाटा दे गया। उसके बाद केपलर ने उस डाटा को एनालाइज करके जो लॉ बनाए वो ये थे। ठीक है, तो पहला लॉ कह रहा है क्या, कि every planet revolves around the sun in elliptical orbit and sun is situated at one of the foci। तो सन की लोकेशन फोकाई पे है। उसके बाद अर्थ जो है बेटा वो इसके एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, जिसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस रहेंगी। तो इसमें कई बार एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन जरा देख लो। अगर हम कहते हैं कि सन से किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट से r1 डिस्टेंस है, इसी तरह दूसरे पॉइंट से इसका डिस्टेंस r2 है, और ये जो माइनर एक्सिस है बेटा वो r है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच एक कनेक्शन काम करता है 2/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 के। ठीक है ना, तो ये तुम्हारी एक प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स होती है जो तुमने मैथ में शायद पढ़ी भी होगी। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम ये कहते हैं, इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है 2 साल पहले, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन सोल्व करना तुमने। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉ आता है बेटा, सेकंड लॉ जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, ये लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझना। अगर हम कह रहे हैं कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसमें ये सन है, इनको मिटा दो एक बार के लिए। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, हमारी मोशन ये है, एक तो बड़ा सन के साथ ये वाला एरिया। इसी तरह हम पॉइंट सी से एक पॉइंट डी पे जा रहे हैं, एक बड़ा बेटा ये एरिया। मैं इन दोनों को भी हाईलाइट करता हूँ। अब ये एक एरिया स्वैप कर रहा है, इसी तरह ये भी एक एरिया स्वैप है। समझ गए ना एरिया स्वैप का मतलब क्या होता है। अब यहाँ क्या कहता है अभी, कि अगर हम एक टाइम पीरियड की बात करें, सेम टाइम में दोनों इवेंट के लिए हमने सेम टाइम दिया, तो ये क्या करेंगे, ये इक्वल एरिया स्वैप करेंगे। इट विल स्वैप इक्वल स्वैप एरिया होगा, मतलब जो ये एरिया कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो इन दोनों का एरिया सेम आता है। ठीक है, तो ये लॉ जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम के लॉ के ऊपर है। इस लॉ से हमें एक सीधी सी चीज मिलती है क्या, कि डीएल जो है वो कांस्टेंट है। डीएल का फॉर्मूला क्या था, mvr था। तो अगर रेडियस कम है तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, यानी रेडियस और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, यानी प्लेनेट अगर सन के नजदीक है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और प्लेनेट अगर सन से दूर है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये चीज असल में प्रैक्टिकल में भी देखने को मिलती है। ठीक है,
इसके बाद आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की स्टेटमेंट हमने ऊपर प्रूफ ही कर रखी है, क्या कि टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के क्यूब के। इसमें कई बार क्वेश्चन देता है कि हमारा अर्थ का टाइम पीरियड और रोटेशन 365 डेज है, अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ या डिस्टेंस बिटवीन द मेजर एक्सिस को ट्वाइस कर दें तो ईयर कितना होगा, तो इसमें रख के हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बेसिस पर हमारे हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनका थोड़ा सा ख्याल रखना। अब करते हैं हम क्वेश्चन ग्रेविटेशन के बेसिस पर। देखो जरा, पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या आएगा सोच समझ के बताना। ये थोड़ा वेक्टर फॉर्म में दे रखा है बहुत आसान, बस वेक्टर फॉर्म की वजह से बच्चे ढेर हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में। पढ़ लिया भाई, करें। देखो यहाँ में क्या दिया है, हमारे पास 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस हैं। ठीक, हर एक का मास बेटा 1 kg है, वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, यहाँ यहाँ और यहाँ। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द मासेस एट ओरिजिन कितना होगा, तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास ये कंडीशन है, एक मास यहाँ है, सेकंड मास यहाँ है और थर्ड मास यहाँ है। ये तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो दोनों सेम है, तीसरा वेरी कर रहा है, तो इसके केस में एक कंपोनेंट आई में आएगा, दूसरा कंपोनेंट जे में आएगा, और तीसरा कंपोनेंट जो है वो इसके केस में नहीं होगा, क्योंकि एक आई में काम कर रहा है, दूसरा जे में। एक कंपोनेंट कितना होगा, तो एक कंपोनेंट निकालने के लिए हम कहते हैं एफ इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। मास कितना है बेटा, 1 kg है, तो ये 1 इंटू 1 हो गया, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 0.2, और इसका स्केयर कर देंगे, तो 6.67 को 4 से डिवाइड कर दो, अप्रोक्सीमेट आप काम करेंगे तो ये 1.6 समथिंग करके कुछ आ जाएगा, सुफिशिएंट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा आई प्लस जे। ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए डायरेक्शन ये आएगी। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसको बता सकते हैं। पावर का फर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पावर में हमारे पास 2 है, तो वो पावर डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लेना। इसमें ये नहीं आएगा, इसमें नीचे बड़ा आएगा, थर्ड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। 4 पार्टिकल बेटा, एक m है, दूसरा 2m है, तीसरा 3m है, 4m भी है। ये हमने सीक्वेंस में कॉर्नर पे रखे हैं, एक स्क्वायर की साइड पे। ग्रेविटेशन फोर्सेस के केस में कितना होगा, ठीक है, देखो जरा कितना होगा। तो हमारे पास यहाँ फिलहाल एक स्क्वायर है, इसमें हमने सीक्वेंस में रखे हैं, ये m है, ये 2m है, ये 3m है, और ये 4m है। अब बीच में सेंटर पे हमने शायद एक मास रखा है ना, हाँ, मास प्लेस एट द सेंटर है, एक फोर्स मास हमने सेंटर पे रख रखा है। तो इसके और इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में फोर्स काम करेगी। ये डायरेक्शन होगी पहली F1, दूसरा आएगा इसमें F2, तीसरा आएगा F3, और चौथा आएगा बेटा F4। डायरेक्शन अपोजिट है। अब 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो भी 2 ही आएगा, जब फोर्सेस का डिफरेंस आप करते हो। तो यहाँ हमारे पास फोर्स कितना आ रहा है, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू जी एम, दूसरा भी m है, दूसरा उसमें से माइनस करोगे तो 2 लगा सकते हैं, समझ गए ना। 3m में से m माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं सोल्व करके लिख रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि इसका डायगोनल का हाफ, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा अगर ये स्क्वायर है जिसकी साइड a है, तो बोलो भाई कितना आएगा, a/√2। a/√2। ठीक है ना, वैसे तो ये √2 है, लेकिन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हाफ करना है हमें, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद हमें जो फाइनल आंसर मिला वो मिल जाएगा कितना, 2 × 2 = 4, ये ऊपर पहुंच जाएगा, GMM डिवाइडेड बाय a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, इधर तो 3 वाला ज्यादा है और इधर 4 वाला ज्यादा है, तो रिजल्टेंट इनके बीच में बनेगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और दोनों फोर्सेस की वैल्यू भी सेम है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा f² + f², तो √2 और इसके साथ आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास आंसर कितना आया, ये आया 4√2 GM × a²। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट पढ़ो। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ ए स्पेसशिप फ्रॉम अर्थ टू मून एंड बैक, मैक्सिमम फ्यूल इज कंज्यूम, कहाँ मैक्सिमम फ्यूल कंज्यूम हो गया,
अगेंस्ट रिटर्न जर्नी, ऑनवर्ड जर्नी कहाँ ज्यादा होगा? अब देखो, जब ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको ग्रेविटेशन से उल्टा काम करना पड़ेगा, ठीक है, यानी आपको ऊपर की तरफ की जर्नी में ज्यादा फ्यूल कंजप्शन करनी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा फोर्स लगेगा। नीचे की जर्नी में तो ग्रेविटेशन अपने आप धक्का लगा देगी, वहां सोचिए रॉकेट बंद भी कर दो तो भी अपने आप आके गिरोगे, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड ऑन द अर्थ इन रिटर्न जर्नी तो नहीं हो सकता, ऑनवर्ड जर्नी में होगा, इसका मतलब ये आएगा, ठीक है ना। वाइल रीचिंग टू द मून ये तो नहीं है क्योंकि वहां तो ग्रेविटेशन वैसे ही वीक है। मून का पता होगा, मून का जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो अर्थ वाले का 1/6 है, ठीक है। ये चीज तुम्हारे 9th क्लास में आ जाती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखोगे। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है बेटा, मास ऑफ मून जो है वो 1% ऑफ मास ऑफ अर्थ हमने कर दिया। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशन पुल्ड ऑन द मून टू द अर्थ और अर्थ टू द मून का क्या होगा? अब इसके केस में क्या है, मास को आपने कम कर दिया, तो जब फोर्स को कंपेयर करोगे तो मास तो दोनों में फोर्सेस में कम होगा, तो इक्वल और अपोजिट है, इसका मतलब चाहे कितना ही कम ज्यादा कर लो रेशियो सेम रहना है, 1:1 क्योंकि दोनों तरफ मास सेम आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, फिफ्थ। इसमें हमें डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ और मून जो है वो बेटा डी है, मास जो है वो 81 टाइम्स है दैट ऑफ मून के, ठीक है। आगे क्या बोला, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड इज जीरो। अब यहाँ क्या सिनेरियो है, यहाँ बेटा आपको फोर्सेस को बैलेंस करना है एक तरीके से। एक मास है अर्थ का, दूसरा मास है बेटा मून के लिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो मान लो एक पॉइंट एक्स पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। तो एक तरफ से ये एक्स हुआ तो दूसरी तरफ से कितना बचा भाई, d-x बचेगा। और मास के लिए बोल दिया 81 टाइम्स है, तो अगर हम इनकी ग्रेविटेशन फील्ड को देखें, फील्ड का मतलब ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को देखें, तो उसमें GME डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है अपना x स्क्वायर इज इक्वल टू G मास ऑफ मून, और मून का मास अर्थ वाले का 81 डिवाइड कर देते हैं, ऐसे कर लो, ये हो जाएगा d-x के होल स्क्वायर के। चलो फटाफट सोल्व करो, जी से जी कट जाएगा, आर से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 81 इंटू d-x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x के स्क्वायर के। कैसे निकालोगे वैल्यू? अब इसमें होल स्क्वायर मत करने बैठ जाना, दोनों साइड का रूट हो सकता है। चलो रूट सोल्व करो और फटाफट x की वैल्यू बताओ, इनमें से कौन सी आएगी? फोर्थ। कौन सी आएगी बेटा? फोर्थ आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाई 10 के, ठीक है। चलो मैथ में तो काम कर रहे हो फिर, इसका मतलब। चलो नेक्स्ट पढ़ो फिर, सिक्स्थ क्वेश्चन। मार्स जो है बेटा उसका डायमीटर जो है अप्रोक्सीमेटली 0.5 दैट ऑफ अर्थ के है, और मास जो है वो इतना है। सरफेस ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मास कंपेयर टू द फैक्टर कितनी आएगी? तो यहाँ हमें दोनों का जी कंपेयर करना है। तो जी की वैल्यू हमने की थी क्या, GM/r² के। मास के लिए बोल दिया 0.5 है, तो 0.5 रख देंगे, और डिस्टेंस के लिए बोल दिया क्या है, हाँ डायमीटर बोल दिया बेटा 0.5 है, तो यहाँ नीचे 0.5 का स्क्वायर कर देंगे, मास के लिए 0.1 है, तो ये सोल्व कर लो कितना आएगा, 1/25 कितना हुआ, 0.4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसमें हमें जी कंपेयर करने थे। नेक्स्ट पढ़ो, फिर आगे करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ए स्टोन है ड्रॉप की गई h हाइट से रीचेस टू द अर्थ इन 1 सेकेंड है। अगर हम सेम स्टोन को बेटा मून से गिराएं तो सेम हाइट तक वो फ्रीली आती है, देन इट विल रिच ऑन द मून ऑफ सरफेस इन टाइम दी से। तो सेम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है कि नहीं होता? और होता है तो कैसे होता है? सेकंड इक्वेशन लगाई मैंने, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ GT² के, तो ये h हाइट है, तो ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब अर्थ के लिए बोल दिया बेटा इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 जो है वो किसके बराबर है, जगह की बहुत ज्यादा कमी है, 1 जो है वो किसके बराबर है, 2h/g के, ठीक है। अब हमें जिक्र गया है कि g को वेरी करना है, g के लिए इन्होंने बोल दिया क्या है, वो 1/6 है। इसका मतलब इसके क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ 1/6 होगा तो 6 ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब जो भी टाइम पीरियड है वो पहले वाला कितना हो जाएगा, √6 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ है,
ठीक है ना, बस उसमें जी की वैल्यू पुट करनी है अपने को। नेक्स्ट में बोलो क्या है, at what height from the surface of Earth does acceleration due to gravity decreases by 75 है। आपको वैल्यू बतानी है कितनी होगी, यानी h हाइट कितनी होगी, h हाइट की डेप्थ, हाँ हाइट बतानी है आपको। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप 75 डिक्रीज कर चुके हो तो आपकी वैल्यू कितनी है फिलहाल। अब 75 डिक्रीज करने के बाद वैल्यू कितनी बची हमारे हाथ में, 25। 25% बची। तो सीधा सा मामला है कि जी जो 25% है मतलब वो ओरिजिनल का 1/4 हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हम परसेंटेज में डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जी एच जो है वो जी डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। उस फार्मूले को लगाओगे तो यहाँ g/4 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 इक्वल टू आर प्लस एच आ जाएगा। समझ गए ना कैसे मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ जी आर भी आता है ना शायद, जी आर अपॉन आर प्लस एच ये आएगा, तो ये 2r हो जाएगा। तो यहाँ से r किसके बराबर आ गया, h के बराबर ही आ गया। इसका मतलब यहाँ से हम सेम आई टी कह देंगे जो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर के। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। और इसमें क्वेश्चन जो है, हाँ ये बोलो भी इसका क्या आएगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डिपेंडेंस बतानी है जी के ऊपर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अज्यूम टू बी एक स्फीयर है, रेडियस आर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। कौन सा ग्राफ आएगा, ये दोनों तो आ नहीं सकते। ठीक है, तो अब बोलो कौन सा है, एक हटेगा इसमें से, ये तो मैंने आपका ऑप्शन वैसे हटा दिया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस वेरी करता है, सॉरी जो कटा है वही आंसर है। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस वेरी करता है तो यही है। इनसाइड है ना, इनसाइड तो सॉरी इनसाइड तो ये वेरी करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर के, और आउटसाइड ये वेरी करता है इससे। तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसमें है, इनवर्सली प्रोपोर्शन इसमें, तो डी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये है वैल्यू। रुकना बेटा 2 सेकंड एक बार। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो भी, कौन है भी ये, 2 सेकंड। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई, 12th है, ये कौन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो करते हैं। इसमें हमारे पास है ऑन वन इजिली से वे द अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर वेट कर लो, कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अर्थ यूजिंग द फॉर्मूला इन यूजुअल नोटेशन। तो इसमें वो कह रहा है कि मास निकालने का कौन सा फार्मूला उसने यूज किया। तो जी का फार्मूला हम करते हैं जीएम अपॉन आर स्क्वायर के। तो यहां से मास का फार्मूला क्या बनेगा, बोलो भाई, इनमें से कौन सा बनेगा, बी। बी बनेगा जी इंटू आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय बड़े जी के डिवाइड हो जाएगा इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो रिड्यूस टू हाफ है एट द सरफेस ऑफ अर्थ एच हाइट किस पे, तो किस हाइट पे ये वेरिएशन चलेगी जिसमें उस वैल्यू का हाफ आ जाएगा। तो जी डैश की वैल्यू GH/2, ये आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा आर, और आर प्लस एच का बेटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको चाहे ऐसे लिख लो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो निकालो भी कितना आएगा, अभी 2 मिनट पहले किया था, जी से जी काट दो, और कौन सा ऑप्शन आएगा बोलो जल्दी से। लास्ट। कौन सा आ जाएगा बेटा, लास्ट आ जाएगा √-1 के लास्ट में जाएगा। तो बच्चे तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल धरा धर कर रहे हैं हम। 14 क्वेश्चन बोलो भाई, क्या लगता है प्रिसीजन ग्रेड है हमारा। हाँ भाई 14 क्वेश्चन बोलो। तो इजी है ये, रोटेशन मोशन है, बच्चे को नहीं हाल के देना। हाँ भाई, इफ अर्थ इज रोटेटिंग सडनली, स्टॉप कर जाए तो वैल्यू ऑफ जी एट ए प्लेस ऑन द अर्थ पोल पे क्या होगी। तो स्टॉप करने के लिए हमने कहा जी इज इक्वल टू जी डैश माइनस ये 0 हो जाएगी। तो पोल पे वैल्यू कैसी होती है, वैसे ही ज्यादा होती है। ठीक है, पोल पे वैसे ही एंगल हमारा 0 डिग्री था, तो इससे कोई असर ही नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब रिमेन्स कांस्टेंट पोल पे। ठीक है ना, पोल पे वैल्यू वेरी रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी किसी और प्लेस पे होगी तो उस पे वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन यहाँ इस केस में पोल पे ये रहेगी। समझ गए ना बात को, क्योंकि पोल पे ऑलरेडी 0 थी तो उसमें ओमेगा कोई चक्कर ही नहीं था। ठीक है, और कौन सा करोगे, ओ तो इसमें सारे इजी इजी से हैं। हाँ 31st क्वेश्चन पढ़ो।
इसमें हमें कहा गया है क्या कि अगर हमने एंगल चेंज कर दिया तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। तो एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में कोई एंगल नाम की चीज थी भाई, क्या था कि नहीं था? नहीं था। नहीं था। इसका मतलब जितनी थी उतनी रहनी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बेफालतू घुमा रहा है अपने को। ठीक है ना, घुमना नहीं है, डायरेक्ट है क्वेश्चन। चलो और कौन सा है इसमें, ये जिसमें वो कह रहा है कि उसकी रेडियस और मीन डेंसिटी जो है वो थ्राइस दैट ऑफ अर्थ के हैं। ठीक है, तो थ्राइस दैट ऑफ अर्थ का मतलब यहाँ क्या है कि हमें उसको डेंसिटी की टर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है √2g। डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, आप मास को डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, स्फीयर मान लिया, डिवाइडेड बाय नीचे था बेटा r। ठीक है, तो कट कटा के क्या बचा, ये r से कैंसिल होके स्क्वायर हो जाएगा, तो वी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेडियस तो बाहर कर दो और डेंसिटी को अंदर कर दो। तो यहां से अगर इस रेशियो में रखते हो तो क्या था क्वेश्चन कि रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू द हुज रेडियस एंड डेंसिटी जो है वो थ्राइस है, मतलब दोनों ही 3 है। तो ये वैल्यू 3 होगी, इस वैल्यू में रखोगे तो 3√3, पहले 1 थी अब 3√3 है। इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो एक फार्मूले के जैसे दूसरे फार्मूले में चेंज कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन देखो 35, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं दोबारा कर रहा हूँ, इस तरह के आते हैं, उसमें कई बार पावरें दे देते हैं अलग अलग, तो ये उसका शॉर्टकट भी हो सकता है। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द ग्रेविटेशन इफ द ग्रेविटेशन फोर्स वर टू वेरी इनवर्सली एज mth पावर। इसमें कोई भी पावर दे सकता है, 2 3 4 जो चाहे वो दे सकता है। एंड देन द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट इन ए ऑर्बिट ऑफ अराउंड द सन, वो किस प्रोपोर्शन में वेरी करेगा। यानी हमने जो आर स्क्वायर किया है, अगर उस आर स्क्वायर की जगह कुछ और हो तो क्या होगा। तो हमने पढ़ा क्या कि फोर्स जो है वो किसके बराबर है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर की पावर एम के बराबर है। कांस्टेंट मैंने लगा लिया डायरेक्टली। यहां से जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, अब अगर एक प्लेनेट अराउंड द सन रिवॉल्व करता है तो एक फोर्स उसको हमेशा सेंटर की तरफ खींचेगी, क्या नाम होगा उस फोर्स का, जो फोर्स सेंटर की तरफ खींचती है सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, या तो होता है mv²/r, और अगर ओमेगा में है तो m ओमेगा r स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से m ओमेगा²r के। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा c। बाकी सब कुछ छोड़ो, हमें r से मतलब है, r से मतलब रखेंगे। या हमारे पास r की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई m+1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 2 भी हो जाएगा। और t की फॉर्म में जब रखोगे तो इसको 2π/t रख सकते हैं, यानी t जो है वो कैसे वेरी कर रहा है बेटा, r की पावर m+1 डिवाइडेड बाई किससे, 2 से। ठीक है ना, तो ये रिलेशन फोर्थ है इसमें। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इसको आ जाए जिसमें, हाँ जी, सर उससे नहीं कर सकते, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। नहीं उससे नहीं होगा कभी भी। उसमें क्या है, वो फार्मूला तब यूज होता है बेटा जब हम ये मान के चलते हैं शुरुआत में, लेकिन हमारी फिजिक्स ही चेंज कर दी इस क्वेश्चन में। इसने कहा कि कुछ और रेशियो हो जाए तो, ठीक है ना, वो तब लग सकता है जब ये प्रोपोर्शन होता है। लेकिन अगर कोई और प्रोपोर्शन होगा तो हमें इसी तरीके से करना पड़ता है। ये क्वेश्चन कई जगह आता है, इस क्वेश्चन को कई तरह घुमा फिरा के देते हैं। तो इस शॉर्टकट की मदद से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं r की पावर 3 कर दूं या -3 कर दो, तो इस फार्मूले में रखा और फटाफट डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, नहीं तो आप ये प्रोसीजर अपना के भी निकाल सकते हो। तो वो उस फार्मूले में तब चलता है जब ये प्रोपोर्शन हो, इससे अलग कोई प्रोपोर्शन होगा तो हमें यही तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे नेक्स्ट पढ़ो 36 पढ़ो। 36 में है दो सैटेलाइट है बेटा, ए और बी, हर एक दोनों के मास का रेशियो है, दोनों की रेडियस का रेशियो है, हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी का रेशियो बताना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने किया था -g/m डिवाइडेड बाई 2r के। ठीक है, इन्होंने कहा कि मास का रेशियो 3:1 है, रख दिया जी। उसके बाद इनके रेडियस का रेशियो 1:4 है, तो इसको रखेंगे 4:1 हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन कितना आना है, पहले रेशियो 1, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब ये दो डिस्टेंस के बीच में वेरी कर रहा है, तो दो डिस्टेंस के बीच में वेरी कर रहा है, दोनों डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो यहाँ इसको बदलो, बाकी सारी चीजें सेम है।
पहले आएगा 1/2r और बाद में आएगा बेटा 1/3r। चलो दोनों को माइनस करो, बताओ कितना आंसर आएगा। फर्स्ट, कौन सेकंड। सा? सेकंड आएगा। एलसीएम 6 आ गया, 6 से 12 आ गया, यही आएगा। यस सर, यस सर। इस तरीके से ही आ जाएगा। चलो ये सारे करके देखना, फिर और कोई क्वेश्चन मुश्किल इसमें। हाँ ये क्वेश्चन बोलो भी 52nd, ध्यान से पढ़ना, केपलर लॉ के ऊपर है ये। इसने क्या बोला है? फिगर शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट जिसमें एम जो है वो प्लेनेट है और एस जो है वो सन है, एस से डी जो है वो ट्वाइस है। ठीक है, शेडेड रीजन के टाइम T1 का ये है और इसका T2 है, तो कैसे रिलेट करेंगे? तो अगर टाइम बढ़ाओगे तो एरिया भी डबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। टाइम डबल करोगे तो एरिया भी वेरी होना है। इसका मतलब किसका एरिया डबल है? वो कह रहा है SCD का जो एरिया है वो इस एरिया से दुगना है, तो इसमें टाइम उसको लगा है C से D में T1, और जो A से B में टाइम लगा वो लगा है बेटा T2। ठीक है, तो हम ये क्या कहेंगे, इसमें एक छोटी सी है भी, एरिया ऑफ SCD डिवाइडेड बाय टाइम जो है उसका T1, इसी तरह एरिया ऑफ जो है अपना BS डिवाइडेड बाय उसका टाइम T2। अब इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि एरिया ऑफ SCD जो है वो ट्वाइस है, तो मतलब यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये दोनों एरिया सेम कट जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि T1 जो है वो ट्वाइस ऑफ T2 के है। तो किस ऑप्शन में है? फोर्थ में है। ठीक है ना, इसका मतलब टाइम जिसमें ज्यादा लेगा उस हिसाब से वेरी कर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 53rd, ये भी केपलर लॉ के ऊपर है। एक प्लेनेट है बेटा, वो मूव करता है अलोंग इलिप्टिकल ऑर्बिट इन क्लोजेस्ट टू द सन, जिसका रेडियस है r1 है। फारदेस्ट अवे एट ए डिस्टेंस ऑफ r2, वेलोसिटी है v1 और v2, लीनियर वेलोसिटी, तो v1 और v2 के बीच में क्या कनेक्शन है? तो हमने पढ़ा है कि केपलर के जो लॉ है वो एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करते हैं, जिसका फॉर्मूला m1v1r1, इसका हो जाएगा m2v2r2 के। ठीक है, क्योंकि मास तो सेम है, हटाओ इसको। ठीक है, तो ये तो मास सेम होने की वजह से कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ से v1/v2 क्या होगा? क्या होगा भी? r2/r1 होगा ना। ठीक है, यस। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, सेकंड ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से वेरिएशन जो है वो किसी भी डिस्टेंस के हिसाब से निकाल सकते हैं। चलो और कौन सा है? हाँ 50 से 55 पढ़ो। 55 में भी यही सिनेरियो है, इसमें तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दे रखे हैं। एक की वेलोसिटी नियरेस्ट वाले की दे रखी है, आपको दूर वाले की वेलोसिटी बतानी है, तो हम क्या कहेंगे, नियरेस्ट का डिस्टेंस, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, इनटू में इसकी वेलोसिटी अपने को निकालनी है। इनटू में मास तो सेम है तो कट जाएगा, इधर इसका 1.6 इंटू 10⁻12 है, इसकी वेलोसिटी अपने को 60 दे रखी है। चलो v2 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? ये इससे कटेगा 0.2 आ जाएगा, पावर से पावर कटेगी, तो 12। 0.2 की से 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ये है। चलो ये क्वेश्चन सारे हैं। 58 और पढ़ लो, लास्ट है। 57 और 58, पहले 58 पढ़ो फिर 57 करेंगे। इसमें कहा गया है क्या हमें, की फ्लोटिंग ना 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 द स्पीड ऑफ प्लेनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट पोजीशन A, B और C, ये है। AC जो है वो मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है AC। SB जो है वो परपेंडिकुलर है इसके, और SC ये है। तो यहाँ किसके केस में डिस्टेंस सबसे कम होगा? A S का डिस्टेंस कम होगा कि B S का डिस्टेंस कम होगा? बोलो भी मैथ वालों, किसका एक। डिस्टेंस सबसे कम होगा? A का डिस्टेंस सबसे कम होगा। A का डिस्टेंस कम होगा, तो अभी आपने पढ़ा था ये, याद है ना? तो यानी डिस्टेंस कम तो स्पीड ज्यादा, तो वेलोसिटी A की ज्यादा, उसके बाद B की ज्यादा, और C पॉइंट तो सबसे दूर है, तो C की सबसे कम होगी। तो कौन सा ऑप्शन ऐसी बात कह रहा है अपने को भी, C बी। की स्पीड सबसे कम? बी। बी। C की स्पीड सबसे कम बी। नहीं है, इसमें है, B में है। ठीक है ना, इस तरीके से हम ये करेंगे। 57 और पढ़ लो, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। क्या हो रहा है सर, बारिश बुरी सर, ये क्या चक्कर है? अच्छा इसी चल रहा है। Two astronauts are floating in a gravitation free space after having lost contact with their spaceship. उन्होंने, एस्ट्रोनॉट ने अपना संपर्क खो दिया है, तो इसके केस में वो क्या पूछ रहा है, द टू विल, वो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, वो हमें बताना है।
ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो इन दोनों का कंजर्व रहेगा, मोमेंटम इन दोनों का कंजर्व रहेगा। तो इसके केस में हमारे पास पहली कंडीशन क्या बोली इसने, पहली कंडीशन बोली है कि वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, नहीं करेंगे, अवे जाएंगे, नहीं जाएंगे, विल बिकम स्टेशनरी, हो सकता है, और की फ्लोटिंग इन द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसके केस में डिस्टेंस दो है वो दोनों के बीच में सेम रहना है, चाहे वो कितने डिस्टेंस पे चले जाएं। ठीक है, 57 का क्या है वैसे, 57 का फोर्थ ही है, ठीक है, यही है ना, ठीक है। इसका मतलब इनके बीच में डिस्टेंस जैसा था वैसा मेंटेन रहेगा, वो चाहें तो फोर्स लगा के दूर जा सकते हैं, तो ये सिनेरियो रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक बार करके देखना, फिर अगला काम करते हैं, तुम्हारा जो सॉलिड फ्लूइड मैकेनिक्स है वही करवा देंगे लाइक बार। उसके बाद कोई चैप्टर जो तुम्हारी डिमांड होगी वो बड़ा करवा देंगे। आंसर की मैं आज डाल देता हूँ, दोनों की नहीं सॉरी सॉल्यूशन डाल देता हूँ फर्स्ट सेकंड का, वो एक बार अपना करके देख लेना। एक क्वेश्चन जो था वो सेकंड टेस्ट में गलत था, उसका आंसर जो था वो गलत मेंशन था की में, सॉल्यूशन में ठीक था, वो मैंने ठीक करवा दिया है। उसका 1 नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा, फिजिक्स में है गड़बड़, ठीक है, वो क्योंकि पहले के पेपर बने हुए इसलिए दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तो है 1-2 क्वेश्चनों की थोड़ी सी होती है, फिर बाकी चीज ठीक है। ठीक है, चलो आज की क्लास ओवर, और कोई समस्या? सर हाँ जी।